हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत आपको मैंने पीछे से प्रश्नावली स्टार्ट किया था। यानी सबसे पहले चैप्टर 12, उसके बाद चैप्टर 11, उसके बाद चैप्टर 10, उसके बाद चैप्टर 9 और 8। यहाँ तक मैं पूरा डिटेल्स पढ़ा चुका हूँ। यानी 12, 11, 10, 9, 8 टोटल 5 चैप्टर मैंने मैथ का कंप्लीट कर दिया है। आज के वीडियो में मैं चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रश्नावली 13 यानी 13, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, है ना। क्या नाम है? सांख्यिकी। आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर में ये चैप्टर 13 प्रश्नावली 13 में क्या क्या हमें निकालना है और कैसे निकालना है। आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स दूंगा और तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएगी। बस जो मैं तरीका बताऊंगा सिर्फ आप उसी तरीके को फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा और आप सबसे अच्छा एक क्वेश्चंस को सॉल्वर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा प्रश्नावली 13 में आपको 3 चीज़ें निकालना सीखना है। एक माध्य यानी मीन, दूसरा बहुलक यानी मोड, तीसरा माध्यक यानी मीडियन, है ना। यानी माध्य, बहुलक और माध्यक, ये 3 चीज़ें आपको निकालना सीखना है। क्लियर। जो माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, बट आपको बता दूं माध्यिका शब्द का प्रयोग जो है कि त्रिभुज में किया जाता है ना। जब त्रिभुज के शीर्षों से जो मिलाने वाली रेखा होती है वो माध्यिका होती है, वो वहां पे किया जाता है। बट इसके अंतर्गत आप माध्यक याद रखिएगा यानी मीडियन। क्लियर। तो क्या पढ़ना है? मीन, मोड, मीडियन, है ना। यानी माध्य, बहुलक, माध्यक, ये 3 चीजें आपको पढ़ना है और तीनों के लिए अलग अलग चैप्टर है। यानी टोटल प्रश्नावली 13 में 3 चैप्टर है। 13.1, 13.2 और 13.3। तीनों के लिए ये पहले में सीखेंगे। 13.1 में माध्य निकालना, 13.2 में बहुलक सीखेंगे और 13.3 में माध्यक सीखेंगे। तो आज मैं आपको 13.1 स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि माध्य यानी मीन कैसे निकाला जाता है। क्लियर। चलिए मैं आपको बताऊं कि जो माध्य होता है, मीन होता है ना, इससे एक सिंपल वे में आप साधारण यानी कह सकते हैं कि औसत। सीधी सी बात कहूं तो क्या कह सकता हूं? औसत। याद रखिएगा क्या कह सकता हूं? औसत। यानी जब आप औसत निकालते हो ना, जो भी औसत, वही एक प्रकार का क्या है? माध्य है। यानी औसत ही क्या है? माध्य है। तो औसत कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आप ऐसे औसत निकालते हो। औसत बराबर यही होता है एवरेज ना, है ना, कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, है ना। एवरेज इक्वल टू होता है, यानी औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कितनी संख्या है। यही औसत क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है, यानी मीन कहलाता है। और माध्य को आपने देखा होगा समांतर माध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर माध्य। तो याद रखिएगा कि माध्य बराबर भी क्या होगा कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये हमारे पास माध्य और औसत दोनों का फार्मूला एक ही होता है। अब हम निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं, 2, 4, 1, 9 और 5 ये संख्याएं हैं और मैं कहूं कि इन संख्याओं का माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य बताइए या औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे? लिखा है सभी संख्या का योग। देखिए जितनी संख्या है ना, सबका योग करिए।
2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 बटे कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 लिख दूंगा 5। ये क्या आएगा, तो यही आएगा मीन। क्या आएगा, मीन यानी माध्य। अब जोड़िए 9 5 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 बटे 5। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा मीन यानी माध्य। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, और आपका होगा 5 दूना 10, है ना, यानी 4.2 क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ये जो संख्या दी गई है। तो समझ गए ना कि माध्य कैसे निकालना है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। लेकिन ये जो माध्य है ये एक सिंपल वे में है, ऐसे दिया होगा तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं देने वाला है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सिर्फ बहुविकल्पीय में। जो आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, यूपी बोर्ड का या कंपटीशन का, उसमें बहुविकल्पीय में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। अब हम सीखते हैं कि माध्य आखिर में प्रश्नावली 13.1 में कैसे निकालना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, माध्य निकालने के लिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, माध्य निकालने के लिए 3 नियम है, ध्यान सुनिए। कितने नियम, 3 नियम है, ठीक है। आज जो मैं ये नियम बताऊंगा वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप उस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करोगे, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, माध्य निकालने के लिए 3 नियम है। पहला नियम प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा है कल्पित विधि, ठीक है। तीसरा है पग विचलन विधि। ये 3 मान है ना, यानी 3 विधि है आपको निकालने के लिए। और ये 3 विधि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप अप्लाई करोगे, ध्यान सुनिए। मैं क्वेश्चंस का एक डायग्राम यानी चार्ट बनाता हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, मैं ये चार्ट बनाता हूं, ध्यान सुनिए। ऐसे चार्ट आएंगे तो आप इन्हीं तीनों विधि में से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करोगे। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि हम किस विधि का प्रयोग करें। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं खुद बताऊंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि तीनों विधि का जब प्रयोग करोगे ना, तो जो माध्य आएगा वो तीनों में बराबर ही आएगा। क्या आएगा, बराबर ही आएगा। क्लियर। तो तीनों में से किसका प्रयोग करना चाहिए, देखिए, सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित, उसके बाद पग विचलन। मतलब समझ रहे हैं ना कि आसान जल्दी से कर पाओगे, लेकिन ये कब करोगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए रहेंगे, छोटे छोटे अंक दिए रहेंगे तो आप प्रत्यक्ष अपनाइए, उससे थोड़ा सा बड़ा हो तो कल्पित अपनाइए, और ज्यादा बड़ा बड़ा अगर डिजिट दिया हो, अंक दिया हो, तो पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन तीनों के लिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, ये डाटा देखिए। ऐसे आपके सामने ऐसे 2 चार्ट रहेगा। क्लियर। ये 2 चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं ऐसे पार्ट्स कर देता हूं, ठीक है। देखिए, ये मैंने पार्ट कर दिया। क्वेश्चंस कैसे रहने वाले, तो यहां पे देगा वर्ग अंतराल। क्या देगा, वर्ग अंतराल। मतलब कहीं मान लेके दे दिया 0 से लेके 10 या 10 से लेके 20, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये 10 तक, फिर यहां से 10 से स्टार्ट करेगा, तो देखिए इनके बीच का 10 का अंतर है, तो इनके बीच का भी 10 का होगा, यानी 20। फिर 20 से लेकर के 30, जहां पे ये खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। 30 है तो 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, ऐसे करके। उसके बाद एक डेटा यहाँ पे दी रही होंगी, मान लेता हूँ कुछ भी दिया हो, 3 2 1 4 और 6, ये हमारे पास डेटा दी गई। क्लियर। तो जो ये डेटा दी जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डेटा होगा हमारा F। क्या होगा, F।
तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन तीनों विधि का प्रयोग करोगे। आगे समझ में, जब ऐसे डाटा बन के आएगा तो आप इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि इनका फार्मूला क्या है, कैसे कैसे इसको प्रयोग करना है। तो देखिए ये था क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको सॉल्व करना है। क्लियर? और मैं सिंपल वाला बताया था कैसे आप निकालोगे। देखिए इसको हटाता हूँ। अब समझिए एक एक विधि आपको समझाता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि कैसे निकालोगे, कल्पित विधि का प्रयोग कैसे करोगे, ठीक है, और वैसे ही पग विचलन विधि का प्रयोग कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले तीनों के लिए फार्मूला जो लिखता हूं, आप उस फार्मूले को याद कर लीजिए ब्रेन के अंदर। पहला है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के लिए जो फार्मूला है वह है मीन बराबर यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। ये हमारा है प्रत्यक्ष विधि। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सिग्मा एफ एक्स क्या है, बस आप पहले फार्मूला याद रख लेंगे ना तो फिर मैं आपको सब समझा दूंगा। चलिए तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यह है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित विधि, तो लिखता हूं कल्पित विधि। कल्पित विधि के लिए जो फार्मूला है वो याद रखिएगा कि अगर आप कल्पित विधि से सॉल्व करते हो तो क्या फार्मूला याद रखना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये याद रखिएगा। आप देख रहे हो कि दोनों में बस क्या अंतर है, यहाँ पे x है यहाँ पे d है, यही तो मेन अंतर है। इसमें x निकालेंगे इसमें d निकालेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालना है, बाकी सब कुछ वही है। चलिए ऐसे आता है पग विचलन विधि। कौन सा विधि? पग विचलन विधि। तो देखिए पग विचलन विधि के लिए मैं कैसे फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फार्मूला पग विचलन विधि के लिए क्या रखेंगे कि मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। बस ये हमारे पास फार्मूला है तीनों के लिए। प्रत्यक्ष के लिए सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। क्लियर? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। याद रखिएगा सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ऐसे देखिए कल्पित में क्या करना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। पग विचलन विधि के लिए ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे एच लगा है और एक यहाँ पे ए जुड़ा है। क्लियर? ये क्या है, कैसे है, सब मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। क्लियर? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र ये है, कल्पित है ना, कल्पित विधि का सूत्र क्या है, ये वाला है, और पग विचलन विधि के लिए आप ये वाला प्रयोग करोगे। क्लियर? इन्हीं तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, माध्य निकाल सकते हो। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए मैं प्रश्नावली 13.1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, है ना, अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया? सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। यानी जो आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है यही आंकड़े उन्होंने एकत्रित किया है टोटल मोहल्ले में से 20 घरों का। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बताना ये है कि प्रति घर जो कि पौधों का जो माध्य है वो कितना होगा। ठीक है, और ये भी बताना है कि आप जिस विधि का प्रयोग करोगे माध्य निकालने के लिए उस विधि का ही प्रयोग क्यों करोगे। मैंने अभी आपको समझाया था कि माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक
सिंपल जो माध्य निकालने का था जिसको बोलते थे प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित, तीसरा पग विचलन विधि। तो आप तीनों में से जिसका प्रयोग करोगे, क्यों किया है आपने, वो भी आपको बताना है। तो देखिए ये जो है कि लड़के हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो सर्वेक्षण किए हैं, उनको ये चार्ट बनाए हैं। वो लोग क्या बनाए हैं, एक में पौधों की संख्या, दूसरे में घरों की संख्या, है ना। पौधों की संख्या यानी ऐसे घर, ठीक है, जिसके अंदर पौधे 0 से लेके 2 तक थे, वो घर कितने थे, 1 थे। ऐसे ही 2 से 4 तक पौधे जिस घर में लगे थे, उतने घर कितने थे, 2 थे। तो ऐसे ये चार्ट उन्होंने बनाया है। क्लियर। टोटल जो पौधों की संख्या अधिकतम कहाँ तक लगी है, 14 तक, है ना। कोई ऐसा भी घर है जिसमें 14 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे घर कितने हैं जिनके घरों में 12 से लेकर 14 पौधे लगे हैं, वो है 3 घर। तो ये लड़कों ने तैयार किया है। अब आपको इसी चार्ट बनाना है, ऐसे ही चार्ट। अब देखिए जो घरों की संख्या है ना, ध्यान रखिएगा, जो घरों की संख्या है यानी जो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको छोड़ के जो दूसरा पार्ट दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ये होगा आपका एफ। क्या होगा, एफ। क्या होगा, एफ। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या होगा, एफ। कंप्लीट। चलिए अब मुझे क्या करना है, एक और चार्ट बनाना है आगे की तरफ। तो इसे मैं बढ़ा दूंगा, ऐसे मैं बढ़ा देता हूँ, एक और चार्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक और चार्ट मैंने क्रिएट कर दिया। चलिए देखिए मैंने एक और चार्ट बना दिया। इस चार्ट में मैं क्या निकालूंगा, तो यहाँ पे निकालूंगा x। क्या निकालूंगा, x। क्या निकालूंगा, x। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, x कैसे निकालते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान सुनिए, यहीं पे लिख देता हूँ x बराबर, है ना, ये कौन सा चार्ट है, तो x का चार्ट है, ठीक है। ये x निकालना है, तभी तो मैंने एक फार्मूला बताया था ना कि माध्य बराबर fx, याद है, fx, ठीक है, अपान सिग्मा f, याद आया ना, वही फार्मूला। तो x बराबर निकालेंगे। x कैसे निकलेगा, तो देखिए जो ये आपको दिया है ना, ये पौधों की संख्या, इन दोनों का, ध्यान सुनिए, इन दोनों का योग करिए और उसका आधा करिए, यानी इसको बोलते हैं जीरो वाले को। ये देखिए जो सबसे छोटा छोटा अंक है ना, देखिए 4 छोटा है 6 से, यहाँ पे 6 छोटा है 8 से, ऐसे जो छोटे वाले हैं इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो लिख दूंगा निम्न सीमा, प्लस आगे वाले को बोलेंगे उच्च सीमा। क्या बोलेंगे, उच्च सीमा बटे 2, यानी इन दोनों का जोड़ करिए और आधा कर दीजिए, फिर इन दोनों का जोड़ करिए, आधा कर दीजिए, x आ जाएगा। देखिए 2 और 0 2 होगा, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। ऐसे ही 4 और 2 6, 6 का आधा 3, ऐसे ही 6 4 10, 10 का आधा 5। तो आप एक नोटिस करिए, देखिए 1 से कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो 3 आ गया। 3 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, मतलब 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही 2 बढ़ा देंगे, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ऐसे मैंने ये निकाल दिया x का मान। किसका निकाल दिया, x का मान। चलिए अब देखिए एक चीज हमने देखा था कि माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर 3 फार्मूले हमने देखा था। अब 3 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला मैं प्रयोग करूंगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो आंकड़े आए हैं 1 3 5 7 9 11 13, ये बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं। तो छोटे छोटे आंकड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि उपयोग करूंगा। क्या करूंगा, प्रत्यक्ष विधि। तो मैं लिख देता हूं प्रत्यक्ष विधि से। मैंने बताया था कि आंकड़े छोटे छोटे होंगे, वो क्या करिएगा, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करिएगा। आंकड़े बड़े होंगे तो कल्पित, ज्यादा बड़े होंगे तो पग विचलन। चलिए तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मैंने आपको चीजें बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, देखिए सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए इस चार्ट को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये पूरा बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए।
जब भी आपको x निकालना होगा तो इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। क्लियर। अब क्या निकालना है, देखिए सिग्मा f इंटू एक्स, देखिए f है और ये क्या है, x है, तो यहाँ पे लिखूंगा f इंटू एक्स, वही तो निकालना है। ऊपर देखिए f इंटू एक्स, नीचे क्या है, f है, तो f तो है ही, f इंटू एक्स। देखिए एक के कम एक, इन दोनों गुणा करें, 3 दूना 6, 5 से कम 5, ये 7 5 35, 7 9 6 54, ऐसे ही 11 दूना 22, ऐसे 13 तिया 39। कंप्लीट। चलिए अब आप देखेंगे कि ये निकल गया एफ एक्स, यहाँ पे आगे क्या है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि जो एफ एक्स निकाले हो ना, इसका जोड़, क्या करिए इसका जोड़, तो नीचे लिखूंगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इन सबको जोड़ना है। तो चलिए अब जोड़ना सीखते हैं, यानी जोड़ते हैं। देखिए 39 और 1 40, ठीक है ना, 39 और 1 40 हो गया, और 40 और ये 54 हो गया आपका 94। कितना हो गया, 94, ठीक है। 94 और 6 100 हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, और इसको टोटल हो गया 100। अब 100 में ये 35 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये 35 और 5 40, 140। 140 में ये 22 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा, 162, यानी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 162। कंप्लीट। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। ऐसे ही सिग्मा एफ यानी ये एफ है, तो ये घरों की संख्या कितना है, तो ऑलरेडी दिया था कितने घर, 20 घर है ना। कितने घर हैं, 20 घर, तो ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 20 घर है। चलिए अब ये माध्य वाले फार्मूले पे रख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, 162 बटे सिग्मा एफ कितना है, 20। अब इसको भाग करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 10 दूना 20 और 2 8 16 1, यानी 81 बटे 10, यानी 8.1। कितना आया, 8.1। यानी पहले क्वेश्चंस का जो ये पूछा था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी होगी, तो 8.1। कितना होगा, 8.1। ये था क्वेश्चंस 1। क्लियर। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चंस बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस और बढ़ाऊंगा और आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, कैसे इसे सॉल्व करना है आपको मैंने समझाया। क्लियर। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।